हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को समझा था, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने ग्राफ को डिस्कस किया था। तो जिन्होंने अगर वो क्लास नहीं देखी है, पहले आप इस चैप्टर की वो क्लास देखें, उसके बाद फिर जो आज की क्लास के जो टॉपिक है उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले हुक्स लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उनको कवर करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक आपका पॉइजन रेशो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे हुक्स लॉ का। तो हम लोगों ने इसको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके भाई, स्ट्रेन के। तो इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यानी कि ये मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स से कम फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, अपनी ओरिजिनल शेप को क्या है, रिगेन कर लेता है। अगर आपकी फोर्स उस मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स से ज्यादा लगेगी तो फिर भाई क्या है, उसके अंदर जो इलास्टिक बिहेवियर है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ भाई क्या उसमें प्लास्टिक बिहेवियर आ जाएगा। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो स्ट्रेस जो है आपका वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जब हम लोग यहाँ पे क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो हम लोग क्या लगाते हैं भाई कि कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ भाई, इसको के। तो यानी कि स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन का जो रेशियो रहेगा भाई, यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका जो रेशियो रहेगा भाई इलास्टिक लिमिट में, वो आपका क्या है भाई, किसी भी कांस्टेंट के बराबर रहेगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं भाई, उसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारा दोनों के बीच में ग्राफ है भाई, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यानी कि अगर आप इस ग्राफ का यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको किस चीज की वैल्यू देगा भाई, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। अब जो हमारा एक कांस्टेंट आया है भाई, जो मैंने के को यहाँ पे डिफाइन किया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, अब हम उसको समझेंगे। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स मोड ऑफ डिफॉर्मिंग। यानी कि जो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसको हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी भाई, ये डिपेंड करेगी आपके नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे एंड इट्स मोड ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी जो वैल्यू रहेगी भाई, वो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड रहेगी। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, डायमेंशन, लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इस पे इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए भाई उसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोग इस चैप्टर में तीन तरीके के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई यंग मॉडुलस, सेकंड है हमारा बल्क मॉडुलस, एंड थर्ड है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर क्या बोलेंगे, शीयरिंग मॉडुलस। तो हम लोगों ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अलग अलग टाइप के पढ़ रखे हैं, उसी के हिसाब से भाई हम लोग अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे यंग मॉडुलस को। तो ये क्या है भाई आपका, ये आपका रेशियो रहेगा। अब कोई भी अगर आपका भाई मॉडुलस है, वो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा वो इसका, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, चाहे आप किसी भी मॉडुलस की बात करोगे, स्ट्रेन हमारी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे, उन सब की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल रहेगी। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और कोई भी आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करोगे, उन सब का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रहेगा। बट अब हम लोगों ने तीन तरीके के स्ट्रेस पढ़े हुए हैं, लेंथ चेंजमेंट में, वॉल्यूम चेंजमेंट में और शेप चेंज में। उसी तरीके से स्ट्रेन भी पढ़े हुए हैं भाई। लेंथ चेंज होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, वॉल्यूम चेंज हो रही है या फिर भाई शेप चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से भाई अब हमारे इसके क्या बनेगी, फॉर्मूले को डिफाइन करें। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनेगा भाई, वो क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई आपका क्या रहेगा भाई यहाँ पे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है भाई। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला सबके लिए इक्वल है भाई, फोर्स अपॉन एरिया।
बट जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। यानी कि अगर आपके पास कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसके ऊपर क्या है भाई, या तो टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे नॉर्मल फोर्स के अंदर, या कंप्रेसिव, यानी कि भाई या तो उसकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी या फिर भाई कंप्रेस करके आप उसकी लेंथ को डिक्रीज करोगे। तो कितना चेंज हुआ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई डेल्टा एल से, और जो उस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ है उसको मैं लिख रहा हूं एल से। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा भाई, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होगा। अब कभी कभार भाई क्या है, बुक में क्या करते हैं वो लोग, इसको लिख लेते हैं दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू में डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। बट बहुत सारी बुक में क्या करते हैं, जो जितना ये चेंज हुआ है ना उस चेंज को वो छोटे वाले एल से दिखाते हैं, और जो टोटल लेंथ है उसको बड़े वाले एल से दिखाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला भाई आपको बहुत सारी बुक में ऐसा भी मिल सकता है, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल, यानी कि कितना हमारा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है उसको लिख लेते हैं छोटे वाले एल से, और जो टोटल लेंथ है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा भाई बड़े वाले एल से। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। बट मैं आपको सारी की सारी चीज डेल्टा एल से समझाऊंगा, ये भी क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो डेल्टा एल आपका रहेगा नीचे और टोटल लेंथ रहेगी भाई आपकी ऊपर। इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो एफ इंटू में एल, और नीचे आएगा भाई आपका ए इंटू में एल। तो यहां से हम चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो आपका यंग मॉडुलस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई डेल्टा एल के। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जितना उसमें चेंज कम होगा उसमें यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या रहेगी भाई, ज्यादा। तो यानी कि हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, सॉलिड के केस में इस चीज की वैल्यू रहेगी। यंग मॉडुलस हमारा सिर्फ किस में रहेगा भाई, यंग मॉडुलस में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बट ये वाला पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमारे 2 से 3 फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इफ ए वायर ऑफ रेडियस आर इज लोडेड विद मास एम देन, तो यानी कि भाई ये पर्टिकुलर हमारा एक केस आ गया, अगर आपके पास कोई भी वायर है जिसका मास यहाँ पे क्या ले रखा है भाई एम, और आप इसके ऊपर क्या लगाते हो भाई, फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में इस वायर के लिए यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला रहेगा भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, और इसको हम लोग लिखेंगे भी यहाँ पे दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। अब अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका डिफाइन करेंगे, अगर इसकी रेडियस आर है तो यहाँ पे एरिया क्या निकल के आएगा भाई इसका, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पहली चीज तो आपको ये समझनी है। अब अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो भाई वो आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा कि लेंथ कितना इंक्रीमेंट होगा, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू आपसे यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू में एल, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा भाई दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल। तो यानी कि वो यहाँ से आपकी डेल्टा एल की वैल्यू पूछेगा भाई यंग मॉडुलस की वैल्यू को देके। तो ये हमारा क्या बनेगा फिर एफ अपॉन एल डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू में वाई। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है भाई, जिसके बेस पे हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर एल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ इंटू में बड़े वाला एल लिख देना भाई, ठीक है, और ये बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू में वाई, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वायर है जिसकी रेडियस आर दे रखी है, ठीक है, लोडेड विद मास एम है, तो वहां पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कितना उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपसे वो पूछेंगे भी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और उसके बाद आपका एक फॉर्मूला ये रहेगा भाई, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। तो जब आप किसी भी वायर के ऊपर क्या भाई बाहर से फोर्स लगाते हो तो आप उस वायर की रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो। तो किया गया काम जो है भाई वो हमेशा एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। तो यहाँ पे जब आप किसी भी वायर के ऊपर फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हो तो किया गया जो आपका काम है वो यहाँ पे क्या है भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर क्या बोलेंगे भाई स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। यानी कि अब आपको इसमें क्या है भाई, वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा मुद्दा ये, ठीक है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है, यहाँ से जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी या फिर इसको एनर्जी की फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा भाई, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है वो आता है दैट इज 1/2 वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल, ये बनेगा भाई। छोटे वाला एल है वो डेल्टा एल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और जो बड़े वाला नीचे एल है भाई, वो आपका क्या है, उसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला बनता है। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन लिख लीजिए या फिर भाई क्या लिख लीजिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर से आप क्या निकाल लीजिए भाई, ए इंटू में एल, यानी कि दोनों तरफ अगर आप डेल्टा एल से यहाँ पे क्या है इसको डिवाइड करते हो, एरिया इंटू में लेंथ, तो यहां से आपका क्या बनेगा भाई, दैट इज 1/2 वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, और इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पर यूनिट एल। तो ऐसे देखो आपका ए से ए तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ नीचे क्या बचेगा भाई, तो ये वैल्यू जो आपके पास बन के आएगी वो निकल के आएगी एल स्क्वायर डिवाइड बाई एल का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं भाई, यानी कि जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास ये रहेगी। अब ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको मैं लिख देता हूँ U इंटू में V, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके भाई हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म निकाल सकते हैं। देखो डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारा होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल पड़ा है, तो इस फॉर्मेट में क्या आएगी भी, एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, ये वाला आप किसी भी फॉर्मूले से समझ लेना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा छोटे वाला एल ले रखा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला मान के चल रहा हूँ। तो यहां से इसको क्या लिख लेंगे भाई, 1/2, ये है आपका यंग मॉडुलस, और ये आपका फॉर्मूला बनेगा भाई यहाँ पे स्ट्रेन का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, यंग मॉडुलस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, यंग मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन से स्ट्रेन काटोगे तो ये आपका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा भाई 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, और अगर आप स्ट्रेस की फॉर्मेट में और यंग मॉडुलस की फॉर्मेट में लेके आओगे तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला और बनेगा भाई, दैट इज 1/2 स्ट्रेस चला जाएगा आपका ऊपर, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाई यंग मॉडुलस। तो यानी कि यहाँ पे जो ये है वो आपकी क्या है भाई, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीन अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इन तीनों में की कोई भी वैल्यू आपको देखे, आपको भाई यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू पूछ सकता है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो यंग मॉडुलस के अंदर एक तो हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है भाई डेल्टा एल का फॉर्मूला, ठीक है, कितनी लेंथ इंक्रीमेंट होगी वो वाला फॉर्मूला, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वाला ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भाई बल्क मॉडुलस। तो सिंपल सा यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा भाई, रेशियो B इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो यहाँ पे भी अब हमारा क्या है भाई, नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, बट यहाँ पे कौन से वाला आएगा, वॉल्यूम वाला, हाइड्रोलिक स्ट्रेस हम लोग लेके चलेंगे भाई वॉल्यूम के अंदर भी, यानी कि वॉल्यूम चेंज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऊपर हम लोग कौन सा लेके चले थे भाई, लॉन्गिट्यूडनल वाला। ठीक है, डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग इसको किससे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आया है भाई, ये आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्क मॉडुलस का। तो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्मेट में देखेंगे तो ये तो आपका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, इनिशियल वॉल्यूम दिखा रखा है यहाँ पे V0। अब देखो जब आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया तो जो फाइनल जो आपका यहाँ पे आया है वो V0 में से कुछ ना कुछ माइनस ही हुआ है भाई, यानी कि फाइनल जो आपका वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से कम है, इसलिए आपको फॉर्मूले में माइनस दिखाई देगा भाई। तो V अपॉन, इसको क्या लिख लेंगे भाई, इसको V0 लिख सकते हो। तो डेल्टा V तो क्या है, कितना वॉल्यूम चेंज हो गया आपका, यानी कि अगर आप इसको बाहर से प्रेस करते हो तो फाइनल वॉल्यूम आपकी इनिशियल वॉल्यूम से छोटी है, इसलिए आपका यहाँ पे डेल्टा V माइनस में दिखा रखा है भाई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, दैट इज F अपॉन A। ठीक है, ये नीचे आएगा आपका डेल्टा V, और चलो इसको ऐसे रख लो भाई क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा फिर। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया। अब देखो एक हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं भाई कंप्रेसिबिलिटी का। ठीक है, वॉल्यूम के केस में है ये। तो अगर आप रेसिप्रोकल करते हो किसका, बल्क मॉडुलस का, तो यानी कि 1 अपॉन बल्क मॉडुलस आपका किसके बराबर होता है भाई, कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, K इज इक्वल टू 1/B इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका प्रेशर के बराबर ही होता है।
तो डेल्टा वी अपॉन वी नोट इसको लिख सकते हो आप। तो अगर आप इसका उल्टा कर दो भाई, तो रेसिप्रोकल है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी नोट डिवाइड बाई प्रेशर। तो ये चीज भाई आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्रेसिबिलिटी को कर रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका बल्क मॉडुलस है वो आपका क्या है भाई, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे कंसेप्ट है भाई। ठीक है, बी फॉर सॉलिड आर मच लार्जर देन दी लिक्विड एंड गैस। तो जो आपका बल्क मॉडुलस की वैल्यू रहेगी भाई, वो सॉलिड के लिए क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी उसका भी रीजन है। देखो B इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रेशर डिवाइड बाई डेल्टा वॉल्यूम, और V नोट चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे भी जो आपका बल्क मॉडुलस है वो आपका 1 अपॉन डेल्टा V पे है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जितना कम होगा बल्क मॉडुलस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो सॉलिड के अंदर भाई क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है कंप्रेस करने के बाद। तो डेल्टा V की वैल्यू जितनी छोटी रहेगी उतना ही आपका बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसलिए इन्होंने ये बात लिखी हुई है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे भी हम लोग दो तरीके की भाई इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। बस ये इनका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अगर पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, यानी कि देखो पहला है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी। थर्मल की जगह आप आइसोथर्मल लिख सकते। हाँ, ये यहाँ पे आइसोथर्मल कर लेना ताकि आपको और भी अच्छे से चीज समझ में आ जाए भाई। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी कि जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं भाई वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपका क्या है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस टाइम पे जो इलास्टिसिटी गैस मतलब गेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी डिफाइन करेंगे। तो वहां पे आइसोथर्मल के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। इसको जब हम लोग सोल्व आउट करेंगे और यहां से हम लोग जब चेन निकालते हैं, डीपी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, यहां से जो इसकी वैल्यू आती है ना भाई, इसको हम लोग लिखेंगे ई थीटा के बराबर, यानी कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है। और यहां से इसकी वैल्यू आएगी, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है भाई कि किसी भी गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर होती है भाई, प्रेशर के बराबर होती है। ये आपको जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, कि जैसे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे वॉल्यूम का, प्लस एक बार डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। तो पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का वी डी पी होता है भाई यहाँ से। तो हमें फॉर्मूले में निकालना है, डीपी तो हमारे पास है ही, तो डीवी को ले आओ नीचे, तो डीवी डिवाइड बाई वॉल्यूम नीचे आ गया। ये आपका किसके बराबर आता है भाई, यहाँ से प्रेशर। इसी को ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो ई थीटा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर रहेगी भाई, प्रेशर के बराबर। और एक प्रोसेस हम लोग वहां पे पढ़ते हैं भाई एडियाबेटिक, यानी कि जिसमें भाई आपकी हीट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो वहां पे जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं उसको लिखेंगे ई फाई से। यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा आपका डीपी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी या डीवी अपॉन वी। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है भाई वो आती है गामा टाइम इंटू में प्रेशर। ये वाई नहीं है भाई आपका, ये गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये गामा हमारा रेशियो होता है भाई सीपी अपॉन सीवी करके। ठीक है, वहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं भाई अच्छे से। बस अभी आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर जब हम लोग गैस की चीजें करेंगे तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है वो आपको बस यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप तो समझ में आया होगा भाई। अब देखो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें वो भी पढ़ लेते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज वेरी हाई एंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर लो। ठीक है भाई, गैस हमारी क्या है, ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसका ज्यादा वॉल्यूम चेंज होता है भाई, जैसे इन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है। तो सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत कम वॉल्यूम चेंज होगी। लिक्विड के अंदर भी बहुत कम होती है भाई, बट एयर जो है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। ये आपके यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इनकी जो बल्क मॉडुलस है आपका वो सॉलिड का सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिक्विड का रहेगा और उसके बाद किसका रहेगा भाई, यहाँ पे गैस का रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बी जो है
वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन वॉल्यूम का। तो सॉलिड का चेंज इन वॉल्यूम कम रहेगा, तो इसलिए बी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। फॉर ए कंप्लीट लिक्विड ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबिलिटी इज जीरो। अगर आपके पास कोई भी क्या है भाई कंप्लीट लिक्विड का ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि भाई पानी को भी हम लोग क्या भाई दबा नहीं सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनके नीचे से चौड़ाई मोटी होती है, ऊपर तक पतला होता है, प्रेशर का इफेक्ट आता है। यानी कि भाई पानी को भी आप क्या है दबा के नहीं रख सकते। जैसे मान लो अगर कोई भी अगर आप कंटेनर बनवाओ और उस पानी को दबाने की कोशिश करोगे तो पानी क्या है दीवार तोड़ के ही बाहर निकल जाएगा भाई। ठीक है। गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है विच वेरीज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये हमारी कुछ बातें हैं जो आपको बल्क मॉडुलस के अंदर ध्यान में रखनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट जो आपका मॉडुलस है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको भाई हम लोग ईटा से भी दिखाते हैं और जी भी यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये जो आपका यहाँ पे रेशियो रहेगा भाई एन, या फिर भाई इसको जी से दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो रहेगा भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रहेगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई वॉल्यूम चेंज नहीं होती, शेप चेंज होता है, तो वो बनेगा शीयरिंग स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे भाई किससे, शीयरिंग स्ट्रेन से। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा भाई। ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है भाई। ठीक है। तो G इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, ये तो फॉर्मूला है ही। शीयरिंग स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा था कितना चेंज हुआ है अपॉन में टोटल लेंथ उसकी कितनी है h। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। ठीक है। अब इसकी कुछ बातें हैं वो भी ध्यान में रख लेते हैं। ओनली सॉलिड कैन एग्जिबिट ए शीयरिंग एज दे हैव डेफिनेट शेप। तो भाई जो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो आपका सिर्फ किसके अंदर आएगा भाई, सॉलिड के अंदर। ठीक है। क्योंकि उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। अब कुछ बातें हैं जो आप इन तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें से हमारा क्या भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो जो आपका यंग मॉडुलस है वो सिर्फ हमारा किसके अंदर रहता है भाई, सॉलिड के अंदर रहेगा। ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि y जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के फॉर्मेट में। इसके आगे हम लोग यूज पढ़ेंगे भाई। बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के लिए हम लोग क्या भाई बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। फॉर मेटल यंग मॉडुलस आर लार्ज, क्योंकि भाई कोई भी सॉलिड चीज है, ठीक है, उसमें जो आपका डेल्टा एल है वो क्या है, कम ही चेंज होता है। तो अगर डेल्टा एल की वैल्यू जितनी कम रहेगी तो भाई जो आपका यंग मॉडुलस यहाँ पे रहेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यानी कि सॉलिड के केस में, मेटल के केस में यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा रहती है। बाई बीटिंग एंड ग्राइंडिंग द क्रिस्टल ग्रेन गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट ड्यू टू विच द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज। तो बिटने या घिसने से भाई क्या है जो क्रिस्टल ग्रेन है छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो मटेरियल की इलास्टिसिटी है भाई वो क्या है बढ़ जाती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए मेटल एंड देन कूलिंग इट स्लोली कोज द मेटल टू बिकम हार्ड एंड इट्स इलास्टिसिटी डिक्रीज। अगर क्या है भाई किसी भी अगर आप मेटल को गर्म करके उसको धीरे धीरे ठंडा करते हो तो इस प्रक्रिया में जो मेटल है भाई वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी क्या है वो डिक्रीज हो जाती है। बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इलास्टिसिटी है भाई वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इम्प्योरिटी इंक्रीज और डिक्रीज इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। यानी कि भाई किसी भी चीज में अगर आप इम्प्योरिटी को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो भाई उस ऑब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से जो आपकी इलास्टिसिटी है वो आपकी वेरी करेगी। ठीक है। ग्रेटर द डिफॉर्मिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर इलास्टिक इट विल बी। तो अगर आपको क्या है भाई ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर जरूरत है, अगर क्या है भाई उसके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को चेंज करने के लिए, यानी कि भाई वो क्या है उतना ही क्या रहेगा वो इलास्टिक रहेगा। ठीक है। यानी कि जितना आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी डायमेंशन को चेंज करने के लिए वो उतना ही इलास्टिक रहेगा। इसलिए जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड में भाई क्या है बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा तब जाके भाई क्या है भाई वो उसकी डायमेंशन में चेंज आता है। इसलिए जैसे स्टील है सबसे इलास्टिक हमारा क्या है भाई मटेरियल। ठीक है। ऐसे बल्क मॉडुलस इज हाईएस्ट फॉर सॉलिड फॉलोड बाय लिक्विड एंड फाइनली गैस।
तो वो मैंने आपको बता दिया था कि डेल्टा वी जो आपका वॉल्यूम चेंज है लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड में सबसे कम होता है, इसलिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सॉलिड में सबसे ज्यादा रहेगी, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। ऑल द कोफिशिएंट हैव द सेम यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि भाई जो आपके जितने भी इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़े हैं उन सबका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या बनता है भाई, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला है, तो स्ट्रेन हमारी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो जितने भी पढ़े हम लोगों ने कोफिशिएंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल, इन सब की यूनिट होगी और सबकी क्या है भाई, डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है भाई किसका, हम लोगों ने तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को पढ़ लिया है। अब जो हमारा यहाँ पे क्या है लास्ट कंसेप्ट बच गया इस चैप्टर का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई पॉइजन रेशियो। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है भाई, लेटरल स्ट्रेन का पढ़ना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। तो वो मैंने आपको बताया था भाई कि जो आपका लेटरल स्ट्रेन है वो अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर चेंज होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था अगर आप कोई वायर ले लो, ये वायर ले लिया, ये मोटा वायर है, अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से क्या है भाई, इसकी लेंथ में चेंज होगा। तो अगर मान लो ये थोड़ा लंबा हो जाता है भाई, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो कौन सा है, आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, बट जब ये हमारा तार मोटे से पतला होगा तो उसका डायमीटर चेंज हो रहा है भाई, तो यानी कि वो उसके अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर चेंज होगा। तो यानी कि जो आपका लेटरल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, यानी कि उसका ओरिजिनल डायमीटर कितना था और फोर्स लगाने के बाद कितना चेंज हो गया है, तो डेल्टा डी अपॉन डी ये आपका किसके बराबर आएगा भाई, लेटरल स्ट्रेन के बराबर आएगा। और लेटरल स्ट्रेन हमें क्या है भाई, अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर फॉर्मेट में चेंज होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल चेंज होता है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, और लेटरल हमारा चेंज होगा भाई अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसका रेशियो। तो ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है भाई, ये सिग्मा से इसको कर रखा है। वन मिनट, ठीक है भाई, सिग्मा से हम लोग यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है भाई, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई क्या रहेगा भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा एल अपॉन एल से। ये आपका किसके बराबर आया भाई, पॉइजन रेशियो के बराबर आया। तो स्ट्रेन है ये आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो पॉइजन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती भाई। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे कितने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, तीन। बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्क मॉडुलस को, जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई यंग मॉडुलस को, और पॉइजन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सिग्मा से। तो ये जो रिलेशन है भाई ये आपको ध्यान में रखने हैं, जो पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं इनका क्या रिलेशन है भाई। तो ये आपकी चार इक्वेशन है जो आपको ध्यान से पढ़नी है भाई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आपका ये क्या है भाई, फोर्थ। यानी कि अलग अलग पैरामीटर को आपस में यहाँ पे क्या है भाई, इक्वेट कर रखा है। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी तरफ से क्या अभी कंप्लीट हो गई है, इतनी ही है। अब जो आज की क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं और जो पहले हम लोगों ने पढ़े हैं उन सबको मिला के क्या अभी अब हम लोग क्वेश्चंस की फॉर्मेट में थ्योरी को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ए वायर ओबे हुक्स लॉ इफ द अप्लाइड स्ट्रेस इज इंक्रीज बाई 25%, तो स्ट्रेन हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट जो आपका स्ट्रेस है भाई वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर आप स्ट्रेन को 25% बढ़ाते हो तो भाई इसके प्रोपोर्शनेट आपका जो स्ट्रेन है वो भी आपका क्या है भाई 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, ए मटेरियल हैज ए यंग मॉडुलस, वाई की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 2 इंटू में 10 की पावर 11 पास्कल। इफ द स्ट्रेस
स्ट्रेस आपको यहाँ पे कितना दे रखा है भाई, 4 इंटू में 10⁸ पास्कल। ठीक है, तो स्ट्रेन आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा भाई। तो वैसे y इज इक्वल टू होता है भाई ये नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेस डिवाइड बाई क्या रहेगा भाई आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, तो यहाँ से आपको बस डायरेक्ट स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है भाई कितनी होगी। तो वो आपकी क्या निकल के आएगी, स्ट्रेस डिवाइड बाई यंग मॉडुलस। इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी देर की है, 4 इंटू 10⁸ डिवाइड कर देंगे 2 इंटू में 10⁻11 से। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 2 इंटू में 10⁻³ ठीक है, तो यानी कि 0.002 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हुक्स लॉ। तो क्या है भाई आपकी ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी है भाई, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आई है तो भाई क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा, ए स्टील वायर एंड ए कॉपर वायर हैव द सेम डायमेंशन, द स्टील वायर शो लेस एक्सटेंशन बिकॉज। क्यों है भाई, क्योंकि स्टील हमारा क्या है आपका, इसका क्या होता है भाई यंग हाई यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है, लोअर डेंसिटी, लोअर मास, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और यंग मॉडुलस। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका यंग मॉडुलस है वो आपका यहाँ पे क्या है भाई डेल्टा एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टील एंड वायर की केस में अगर आपका स्टील की वैल्यू क्या है भाई, अगर वो लेस एक्सटेंशन है, इसका मतलब क्या है भाई उसका हाई यंग मॉडुलस की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि स्टील एंड कॉपर के केस में स्टील यहाँ पे कम एक्सटेंशन शो कर रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि भाई उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जिस भी सबस्टांस का यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी तो यानी कि वो मोर रिजिड होगा और भाई वो स्ट्रेच कम होगा। ठीक है, ये चीज आप ये लिख देते हैं, यानी कि जिस भी सबस्टांस की अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसका मतलब क्या है भाई वो रिजिड ज्यादा है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेच है भाई वो आपका यहाँ पे कम होगा। स्ट्रेसिस क्या रहेगी भाई, कम रहेगी। ठीक है, वो हम लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ ही लिया है। ए मटेरियल हैज ए पॉइजन रेशियो ऑफ दिखा रखा है भाई, तो यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.30। इफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका किसके बराबर होता है भाई, दैट इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई क्या रहता है भाई आपका, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भाई आपकी जो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा की हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। तो सिग्मा आपके पास वैल्यू है 0.30 और इसकी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.005 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा भाई वो क्या जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन नंबर ए 0.0015 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई यूनिट नहीं रहेगी इनकी, क्योंकि स्ट्रेन की भाई क्या है कोई भी डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है। इफ ए वायर इज स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 2% देन इट्स डायमीटर विल। तो देखो भाई हम लोगों ने पढ़ा, अगर कोई भी अगर आप एक वायर लेते हो, अगर आप इसके ऊपर क्या है फोर्स लगाते हो और फोर्स लगा के इसकी लेंथ को अगर आप बड़ा करते हो तो भाई ये पतला हो जाएगा ना, यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अनचेंज रहेगा, 0। तो अगर उसकी लेंथ अगर आपकी 2% इंक्रीज करती है, इट मीन्स उसका जो डायमीटर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर भाई जो आपका यहाँ पे क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो ग्राफ आ रहा है भाई, उसमें वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। बट यहाँ पे आपको बल्क मॉडुलस भी दे रखा है, शियर मॉडुलस भी दे रखा है और यंग मॉडुलस भी दे रखा है। तो अगर इलास्टिक लिमिट है भाई आपका, उसमें जो आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो आएगा वो आपका यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है। वैसे तो इनका जनरल क्या बनेगा भाई, आपका कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट जब हम लोग किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वहां पे भाई क्या उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो लेंथ में आने का मतलब क्या है, यंग मॉडुलस वहां पे उसका इन्वॉल्व है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल जनरली हैज द स्मॉलेस्ट यंग मॉडुलस, तो बताइए भाई, तो जिसमें हमारा एक्सटेंशन ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस उतना ही कम होगा। अब देखो स्टील का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टील की जो लेंथ में चेंज बहुत कम आता है भाई। तो रबड़ क्या है आपका, इन सब में मिला के जो आपका रबड़ है, रबड़ के ऊपर जैसे आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर एक्सटेंशन ज्यादा आता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होती है, इसलिए यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या है, कम किसकी रहेगी, रबड़ की, और सबसे ज्यादा किसकी रहेगी भाई, स्टील की। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए मटेरियल हैज ए यंग मॉडुलस, आपको दे रखा है स्ट्रेन दे रखा है और आपको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो भाई। तो स्ट्रेस की वैल्यू आपकी क्या आएगी यहाँ पे, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा भाई 6 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, पास्कल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारा यहाँ पे, क्या है, अच्छा सेकंड लास्ट है, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी, देन फॉर द सेम स्ट्रेस। अब यंग मॉडुलस जो है भाई ए वाले का वो आपका ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा भाई, तो जिस भी सबस्टांस का यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी तो भाई उसके अंदर जो एक्सटेंशन है, ठीक है, स्ट्रेन होगा वो कम आएगा भाई। तो जो बी का जो है, मतलब बी का यंग मॉडुलस कम है, इट मींस इसके अंदर क्या है भाई आपका, ये रहेगा। ए का यंग मॉडुलस अगर ज्यादा है तो ए के अंदर स्ट्रेन कम होगा, बी के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए भाई, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है भाई, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, आपका किसके बराबर होता है भाई, पॉइजन रेशियो के बराबर रहेगा। अगला देखें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आपका बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या भी आपका होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए मटेरियल ओबे हुक्स लॉ अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, इफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डबल देन यंग मॉडुलस विल बी। तो भाई जो यंग मॉडुलस है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, अगर दोनों को ही आप डबल कर दोगे तो जो इसकी वैल्यू है भाई वो क्या रहेगी आपकी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाली कंडीशन है, अगर आप स्ट्रेस भी डबल कर दो और स्ट्रेन भी डबल कर दो तो दोनों का जो रेशियो है वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं विद क्वेश्चंस। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी भाई। तो चीजों को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, और आप हमारे साथ क्या भाई जुड़ सकते हैं अचीवर्स एकेडमी के थ्रू। ठीक है, कोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन।